हेलो एवरीवन, आज करने वाले हैं हम अपने सीटेट नवंबर 2012 साइंस पेडागॉजी के 30 क्वेश्चन। ठीक है, साइंस पेडागॉजी में हमारे 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। इनमें से कौन सा जो है आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। एयर फिल्ड इन अ बैलून, गुब्बारे में भरी वायु, ब्रास, पीतल या स्टेनलेस स्टील या आयोडाइज टेबल सॉल्ट। इसका जो सही आंसर है वो हमारा हवा आएगा। जो आपकी बैलून के अंदर हवा होती है वो आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाता है। इसके अंदर आपकी जैसे गैसेस बहुत सारी हमारी हवा में जो प्रेजेंट होती है, आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आपका प्रेजेंट होता है, स्मोक आपका हवा में प्रेजेंट होता है, डस्ट आपका जाएगा, तो जिसकी वजह से इसको हम जो है हेट्रोजेनस मिक्सचर कहेंगे और इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मैग्नेट को जो है रोल किया जा रहा है एक मिक्सचर के ऊपर, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर का मिक्सचर है, ये ऑब्जर्व किया। किसी चुंबक को लोह रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण पर फिराया गया। प्रेक्षण करने पर यह पता लगा कि आयरन फिलिंग जो है, जैसे जो आपकी मैग्नेट होती है उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। आयरन फिलिंग जो है वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो रही है और सल्फर जो है साउथ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब अट्रैक्ट मतलब आकर्षित। आयरन फिलिंग जो है साउथ पोल से हो रही है, सल्फर नॉर्थ पोल से हो रहा है। ओनली द आयरन फिलिंग जो है वो अट्रैक्ट हो रही है दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल से। आयरन फिलिंग्स तो नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों से हो रही है और सल्फर जो है आपका बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन थर्ड आएगा। आयरन फिलिंग्स ही सिर्फ आकर्षित होंगी दोनों पोल्स से। ठीक है, दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका आयरन फिलिंग्स है वो क्या है आपका मेटेलिक है। ठीक है, आयरन फिलिंग्स आपकी मेटेलिक है लेकिन सल्फर आपका नॉन मेटेलिक है। ठीक है, इसकी वजह से सिर्फ जो है आयरन फिलिंग्स उसकी जो है अट्रैक्ट होंगी, ना कि सल्फर पाउडर। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू आर आस्क्ड टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए वेल लिट पेंटिंग ऑन द वॉल। आपको जो है प्रोजेक्ट करनी है एक वेल लिट पेंटिंग की जो इमेज है वो वॉल पे, कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस आप जो है इस्तेमाल करेंगे। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने को कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए हमारा जो है हेल्पफुल रहेगा उत्तल लेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल दी हुई है आपको यहाँ पे, रीडिंग्स ऑफ द ऑडोमीटर। नीचे सारणी में किसी यात्रा के विभिन्न समयों पर ऑडोमीटर क्या करता है आपका, दूरी को नापता है, दैट इज डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, दूरी को नापता है आपका, डिस्टेंस मेजरमेंट ऑडोमीटर आपका काम करता है। तो यहाँ पे वो रीडिंग दी हुई है, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 8 o'clock से शुरू होता है और 10 o'clock पे ख़त्म हुआ है। तो टाइम आपका कितना हो गया यहाँ पे, 8 to 10 2 hours हो गए। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो लास्ट रीडिंग है ना ऑडोमीटर की, उसको फर्स्ट रीडिंग से माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 6712 माइनस 6640, जिसकी वजह से आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 72। तो आपका 72 किलोमीटर पर आवर उसने क्या करा है, 72 किलोमीटर उसने क्या करा है, ट्रैवल करा है। द स्पीड ऑफ द व्हीकल, आपको इसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, मतलब कि इसकी जो है वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल बतानी है आपको। तो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस मतलब कि दूरी जितनी तय उसने करी है और कितने समय में करी है, कितने टाइम में। तो क्या आ जाएगा आपका, दूरी हमारी 72 है और आपका टाइम उसका 2 घंटे का है, जिसकी वजह से 2 3 जा 6, आपका 2 6 जा 12, आपका आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। पर आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, इन्होंने जो है पूछा है स्पीड उसकी मीटर पर सेकंड में बतानी है आपको, पर हमारा आंसर किस में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में। अब हम इसको जो है बदलेंगे। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं आर को करने के लिए 1 घंटे को मिनट में करते तो 60 आएगा और मिनट को सेकंड में करते तो नेक्स्ट 60। 0 से 0 कट हो गया आपका, 6 6 36 होता है, 6 से 6 कट गया, बस आपका क्या बचा ऊपर 10। तो आपका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 किलो, वो जो है स्लाइड कर रहा है एक स्मूथ फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड है। आपको बताना है उसको फोर्स कितना चाहिए होगा अगर उस ऑब्जेक्ट को जो है कंटिन्यूसली कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको जो है मूव कराना है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पर आपने यहाँ पे देखा वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन कब होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, तो इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल कितना जरूरी होगा। बल को फॉर्मूला आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी हो नहीं रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम रहेगी वो, ठीक है। चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, 0। तो फोर्स भी कितना चाहिएगा आपको, 0 न्यूटन का, ओके, बिल्कुल फोर्स नहीं चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। आपको जो है सही सीक्वेंस जो है चुनना है इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल, माउथ, ईजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका जो एलिमेंट्री कनाल होता है वो आपका माउथ से शुरू होता है और आपके एनएस पे ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है। माउथ से आपका जो है स्टार्टिंग होती है और एंडिंग आपकी एनएस से होती है, ठीक है। माउथ के बाद जो है आपका खाना जो है ईजोफेगस में जाएगा, ईजोफेगस से वो स्टमक में जाता है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन, फिर देन रेक्टम एंड देन एनएस, ठीक है। अब हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन में माउथ है, फिर ईजोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल, और ये आपको ऑप्शन एकदम सही लग रहा है। पर और ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। माउथ के बाद डायरेक्ट स्टमक और फिर ईजोफेगस, नो। माउथ के बाद ईजोफेगस फिर स्टमक, पहले लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। माउथ के बाद स्टमक डायरेक्ट आ रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ओके। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही होगा। आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज वी समटाइम गेट मसल क्रैम्प। हमारे जो है जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। द रिजल्ट ड्यू टू द, इसका रीज़न क्या है आपका, आपको ये बताना है, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। क्योंकि लैक्टिक एसिड का जो है ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में कन्वर्शन नहीं हो रहा है। पायरुवेट जो है आपका लैक्टिक एसिड में जो है बदल रहा है, या कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू अल्कोहल, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। इसका जो रीज़न है वो आपका क्या है, पायरुवेट जो है आपका लैक्टिक एसिड में जो है बदल जाता है, जिसकी वजह से आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और आपको क्रैम्प्स आना जो है शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पायरुवेट आपका लैक्टिक एसिड में बदल रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपको जो है क्रैम्प्स आते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हैव ए सेट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, जिसमें कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, माउथ के अंदर भी आपका डाइजेशन होता है। ईजोफेगस एक पार्ट है जिसमें बस क्या काम होता है, ईजोफेगस का खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का, तो इसमें काम नहीं हो रहा है। स्टमक में डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में काम होता है, और आपका फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, ईजोफेगस, बकल कैविटी, रेक्टम। ईजोफेगस लार्ज इंटेस्टाइन में तो होता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ईजोफेगस आपका रेक्टम में नहीं होता, वो जो है जो आपका एलिमिनेटेड फूड है रेक्टम, उसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। और आपका बकल कैविटी क्या होता है, ये आपका यहाँ पे बकल कैविटी है, ठीक है। तो आपका बकल कैविटी, रेक्टम और ईजोफेगस में जो है डाइजेस्टिव फंक्शन कोई भी नहीं होता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल का जो पार्ट है जिसमें बाइल जूस आता है आपका लीवर से, और उसमें को जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, वो कौन सा है पार्ट आपका, वो आपका एलिमेंट्री कनाल का पेनक्रियास पार्ट है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस क्या है कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस का इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। इंजेशन, इंजेशन में क्या होता है, जो खाना हम अंदर लेते हैं, खाने को अंदर लेना हमारा क्या कहलाता है, इंजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या क्या होता है, जो हमारे खाने में जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको एब्जॉर्ब करना। डाइजेशन, खाने का पचना। अब बिना पचे तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे आप, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। अंतग्रहण, अवशोषण,
पाचन, पाचन पहले नहीं आएगा, पाचन पहले आएगा तो ये वाला ऑप्शन गलत। इंजेशन हो रहा है, फिर डाइजेशन, जो भी डाइजेशन हुआ है फिर उससे एब्जॉर्ब कर लेना, एब्जॉर्ब करके बाद एसिमिलेशन। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनको हर सेल तक पहुंचा लेना, ठीक है। एंड एजेशन का मतलब है जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना, ठीक है। तो आपका सेकेंड ही ऑप्शन ठीक होगा इसमें। और एक बार एसिमिलेशन पहले नहीं होता है, एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन के बाद होता है, इसमें तो सेकेंड में लिख दिया, तो आपका फर्स्ट ही सेकेंड ऑप्शन जो है सही रहेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विलाय। विलाय के बारे में जो है स्टेटमेंट पढ़ने हैं। दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इनकी जो वॉल्स है वो थिन होती है, इनकी भित्तियाँ अत्यधिक पतली होती हैं। दे हैव स्मॉल पोर्स, इनमें जो है महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से पास हो सकता है। इनके पास जो है नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का क्लोज टू द सरफेस। इनके सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, विलाय जो होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनकी जो वॉल्स है वो थिन होती हैं, एंड उनका जो नेटवर्क है वो जो है थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का क्लोज टू द सरफेस होता है। ए बी डी आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में बदलती है। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। हमारी सन की एनर्जी जो है वो किस में बदल जाती है, केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस हमें हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और आपका सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल, ठीक है। उसी से आपका क्या बन जाता है, आपका खाना जो है फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे ग्लूकोज इसका बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग किया जाता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिलीज होती है, ग्लूकोज के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो CO2 नहीं रिलीज होती है, ऑप्शन गलत हो गया। इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज होती है, यस। कार्बन मोनोऑक्साइड ये लोग लेते हैं, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर प्लेइंग अ सितार, सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक, अ सितारिस्ट ऑलवेज एडजस्ट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, वो हमेशा जो है डोरी के तनाव को समायोजित करता है और ट्राई टू प्लक इट सुटेबली, और उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। बाय डूइंग सो सितारिस्ट क्या एडजस्ट कर रहा है यहाँ पे, लाउडनेस जो है साउंड की प्रोड्यूस बाय सितार स्ट्रिंग, जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसकी लाउडनेस को ठीक कर रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इंटेंसिटी ऑफ साउंड या पिच ऑफ द स्ट्रिंग, जो आपका पिच है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, और टेंशन जो आपका किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। ये तीनों जो है इंटर रिलेटेड हो जाएंगे और ये आपका सही आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। सितार की डोरी का तारतम्य वो उसमें यहाँ पे जो है ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्टर हु कैरी हैवी लगेज। पोर्टर जो होते हैं भारी बोझा उठाने वाले जो कूली होते हैं, वो हमेशा अपने साथ जो है एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं, एक लंबा कपड़ा रखते हैं। बिफोर कैरिंग द लोड ऑन देयर हेड्स, लोड को जो है मतलब जो भी सामान है उसको अपने सर पे रखने से पहले उसको क्लॉथ को क्या कर लेंगे, वो गोल गोल आकार में कर लेते हैं और अपने सर पे रख देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, वो जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है लोड का, लगेज का, उनके हेड के साथ उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। डिक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लोड ऑफ द लगेज, लोड का जो फोर्स जो है उसको कम कर देते हैं। डिक्रीज द थ्रस्ट ऑफ द लगेज, सेव देयर हेड फ्रॉम पॉसिबल इंजरी। इसका जो सही आंसर है वो आपका आएगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, उस पर कम हो जाता है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू आपका प्रेशर आपका जो है क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके एरिया से, ठीक है। एरिया ज़्यादा, प्रेशर इज इक्वल टू कम। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी जो है असेंशियल है। ये स्ट्रैटेजी जो है कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। हर्बीवोर्स की सिर्फ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सिर्फ कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन, उपभोक्ताओं का ही बचाव होना चाहिए, शाकाहारियों का ही बचाव होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एट हाई ट्रॉफिक लेवल, उन एनिमल्स की प्रोटेक्शन करना है जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, ठीक है।
और या फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम करने चाहिए जिसमें जितने भी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट है हमारे उन सब का प्रोटेक्शन हो। तो हम जो है सिर्फ इकलौते किसी एक चीज़ का नहीं कर सकते, हमें जो है सबकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठकों का अगर हम संरक्षण करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, तो ये आपका सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है आपकी होगी। ओके, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम डायनासोर्स हैड फेदर्स। कुछ डायनासोर्स होते हैं जिनके फेदर्स होते हैं ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई। ऐसे डायनासोर्स थे पहले जिनके पंख तो थे पर वो उड़ नहीं सकते थे, बट बर्ड्स जो है फेदर्स होते हैं और उनको वो ही चीज़ मदद करती है उड़ने में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेल्युएशन, इसका मतलब क्या है, विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि रेप्टाइल जो है बर्ड से आए हैं। बर्ड्स तो आपको आज भी एग्जिस्ट करते हो, रेप्टाइल जो आपके डायनासोर हैं ये तो जा चुके हैं। बर्ड्स जो हैं रेप्टाइल से इवॉल्व हुई हैं, कोई इवोल्यूशनरी कनेक्शन नहीं इन दोनों के बीच में। फेदर जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर है, दोनों ही जीवों पर समजात अंग है, बोथ द ऑर्गेनिज्म। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा, बर्ड जो है किससे आई है, आपकी रेप्टाइल से इवॉल्व हुई हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियोथर्मल एनर्जी एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस एनर्जी के लिए सबसे फिजिबल एरिया कौन सा होगा। भूतापीय ऊर्जा एक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वो है जो तटीय क्षेत्र के पास हो, कोस्टल रीजन वाले एरिया, कोयले के खान वाला एरिया, जहाँ तापीय विद्युत प्लांट्स हो, या फिर भूपट्टी के तट स्थलों के ऊपर आर ओवर हॉट स्पॉट्स इन द क्रस्ट। ओके, आपका फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ 3 मेटल्स जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। आपके फ्री स्टेट में पाए जाने वाले, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले आपके धातु कौन कौन से हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट आर पॉसिबल। इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है पॉसिबल है। ठीक है, अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इससे क्वेश्चन आपका रिएक्टिविटी सीरीज से। ये टेबल अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से शायद कर भी पाएँ। इसमें क्या होता है कि जो अगर जैसे कॉपर है, अगर ये वाला जो है अगर ऊपर होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा, और ये वाला जो है नीचे होगा, जैसे ये कॉपर ऊपर हो और एल्यूमिनियम नीचे हो तो रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन ऐसा अगर उल्टा हुआ, कॉपर नीचे और एल्यूमिनियम ऊपर, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों, जो ऊपर वाले मेटल्स होते हैं वो आपके मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले आपके क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव वाला नीचे वाले को हटा सकता है और रिएक्शन कर देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है, तो रिएक्शन नहीं होगा। ओके, अब एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर है, तो कॉपर यहाँ पे आपका ये रहा नीचे और एल्यूमिनियम क्या ऊपर, तो कॉपर अपने से ऊपर वाले को कैसे हटा पाएगा, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। फेरिक सल्फेट और जिंक है, जिंक कहाँ पे आपका देख लेते हैं, जिंक आपका ये रहा और फेरम आपका नीचे है, तो ये आपका नीचे आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, एंड कॉपर सल्फेट एंड एफ, कॉपर कहाँ पे आपका नीचे और ये रहा ऊपर, तो ये भी आपका क्या कर पाएगा, उसको हटा पाएगा आयरन। ओके, नाउ जिंक और एल्यूमिनियम आपका कहाँ है, जिंक हमारा ये रहा ऊपर और एल्यूमिनियम उससे भी ऊपर है, तो ये रिएक्शन भी आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका ए एंड डी ये रहा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आपका सही होगा। ये दोनों जो है, सॉरी इसमें जो है पूछा कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, तो आपका बी एंड सी पॉसिबल है। ओके, बी एंड सी आपके पॉसिबल हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉप न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल। कौन से क्रॉप न्यूट्रिएंट जो है फर्टिलाइजर में अवेलेबल होते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा फर्टिलाइजर्स में, एनपीके। ठीक है, यही न्यूट्रिएंट जो है हमारे फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल होते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, नाइट्रोजन। आपकी लीफ डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, फिर आता है आपका फॉस्फोरस, जो कि आपका ग्रोथ ऑफ रूट्स, ब्लूमिंग और आपका फ्रूटिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आपका लास्ट होता है के इज़ फॉर पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है आपका, के होता है। ठीक है, पोटेशियम इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम। ठीक है, ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम। तो आपका सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच लेसन अ जनरल रूल एक्सप्लेन।
किस में जो है हम सबसे पहले जनरल रूल एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि ये होगा चीज़ होगी। तो ऐसे तरीके को हम जो है डिडक्टिव लेसन करते हैं, जहाँ पे हम जनरल रूल पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर एग्जांपल से इलस्ट्रेट किया जाता है और फिर हम जो है कंक्लूजन निकालते हैं। इसको हम जो है निगमनात्मक पार्ट जो है कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पार्ट में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? ठीक है, निगमनात्मक पार्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट करिकुलम प्लानिंग इन साइंस? इसमें से सबसे सही कौन सा माना जाएगा अगर हम करिकुलम प्लानिंग कर रहे हैं साइंस की? तो क्या है, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन से स्वार्थिक उपयुक्त है? इट इज़ डन टू मैप द साइंटिफिक जो टॉपिक्स हैं हर टर्म में जो करे गए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। इट इज़ डन टू कंबाइन द साइंटिफिक स्टडी जो की जा रही है अदर सब्जेक्ट एरियाज़ में उनको जोड़ने के लिए। ये डिटेल देती है हर यूनिट ऑफ वर्क की, हर टर्म की। ये जो है स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट जो होने चाहिए हर लेसन के टू बिल्ड अपॉन प्रायर लर्निंग। पहले लर्निंग से पहले जो है वो जो ऑब्जेक्टिव है वो सब जो है प्लान कर ले। तो यही इसका जो है सही आंसर होगा। पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम मतलब स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है उसकी योजना बनाने के लिए जो है हमारे ये किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टाइटली स्ट्रक्चर्ड लेसन है फिजिक्स का, इफ़ टॉट विद लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर पढ़ाया जाएगा तो वो सबसे कम लीस्ट कंडक्टिव वो किसके लिए होगा? हाइपर एक्टिव के लिए, कल्चरली डिसएडवांटेज चाइल्ड के लिए, जिसका IQ 85 है, जिसका IQ 125 है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका हाइपर एक्टिव चाइल्ड के लिए, क्योंकि हाइपर एक्टिव चाइल्ड कैसे होता है, वो जो है ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उसको जो है ब्रेक चाहिए इधर से उधर करने में। तो ऐसे में क्या हो पाएगा, वो नहीं जो है उसके लिए सबसे कम जो है ये क्या होगा, उपयुक्त होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेसन प्लानिंग इन लाइफ साइंस जो है वो शुड बी गाइडेड प्राइमरली बाय द कंसिडरेशन ऑफ, उसको जो है बाय द कंसिडरेशन ऑफ किसके होने चाहिए, मीटिंग द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड की नीड्स क्या होगा। जैसे प्राइमरली जो है हम पहले तो अकॉर्डिंग टू करिकुलम बनाएंगे, ठीक है, द करिकुलम गोल्स एंड लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग हमको जो है बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे बच्चा कौन सा एवरेज है, कौन सा गिफ्टेड है, ये सब चीज़ें बाद में आएंगी, ठीक है। प्राइमरली हम जो है अपने अकॉर्डिंग टू करिकुलम गोल्स पाठ्यचर्या के लक्ष्य और अधिगम परिणामों के अकॉर्डिंग जो है हम उसे बनाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अपर ग्रेड चिल्ड्रन जो है रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक जो है मुख्य समस्या से जुड़ना पड़ता है, वो क्या है? फाइंडिंग एप्रोप्रिएट मटेरियल्स नहीं मिलना, उपयुक्त सामग्री की खोजना, शेड्यूलिंग टाइम इन स्कूल लाइब्रेरी और इंटरनेट पर विद्यालय पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना, गेनिंग द कॉपरेशन ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी एंड डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द कॉपिंग वेबेटिम फ्रॉम बुक्स एंड इंसाइक्लोपीडिया एंड गाइडिंग देम इफेक्टिवली। अब क्या है कि हमें जो है इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, मतलब बच्चों को एक तो ये मना करना कि भाई नकल नहीं करनी है बुक वगैरह से, आपकी इंसाइक्लोपीडिया से, और उनको जो है इफ़ेक्टिवली गाइड करना है कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको जो है रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू शुड लर्न फ्रॉम देम, नॉट कॉपी देम। ओके, now the next question is 86 the project method of teaching is best associated with the philosophy of John Dewey। ठीक है, ये उनका मेथड था जिससे जो है बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबल और आपका प्रोडक्टिव बन सके, इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट बन सके। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक टीचर जो है कंडक्ट करी एक डेमोन्स्ट्रेशन मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, बट द डेमोन्स्ट्रेशन जो है रिजल्ट नहीं आया, एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आया, तो टीचर को बेस्ट एडवाइस आप क्या देंगे? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है, लेकिन निर्देशन जो है उसका जो आउटकम है वो परिणाम नहीं आ पाता है, तो शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह क्या होगी? ऑप्शंस पढ़ते हैं। विद होल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन एंड डू इट अगेन, जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको रोक दें और फिर उसको दोबारा करें। टेल द क्लास दैट डेमोन्स्ट्रेशन जो है फेल हो चुका है, और बच्चों को बोलें कि डिटरमाइन करें इसका रीज़न क्या था। ठीक है, फाइंड आउट करें एंड एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फेलियर, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या रीज़न था ये फेल हुआ, और फिर बच्चों को एक्सप्लेन करना है
एंड बाय इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट, डेमोस्ट्रेट करना है। फिर कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द डेमोस्ट्रेशन, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे जिससे बच्चे के जो है थिंकिंग प्रोसेस, उनकी इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेट हों वो जो है स्टडीज़ के साथ, और आप जो है कनेक्ट कर पाएँ बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज। ठीक है। स्टैंडर्ड नोट टू द साइंस कोऑर्डिनेटर, आपका जो सही तरीका होगा वो आपका ऑप्शन 3 आएगा। ठीक है, जिसमें आप रीज़न फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका रीज़न उनको एक्सप्लेन करेंगे, डेमोस्ट्रेट करेंगे और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे साथ में उनके मतलब डेमोस्ट्रेट करते हुए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ नॉट रिकमेंडेड, इनमें से कौन सी टेक्निक जो है रिकमेंड नहीं की जाती है फॉर द साइंस टीचर टू रेस्पॉन्स टू यूज इन रेस्पॉन्स, recommended for the science teacher to use in response to the complexity of learning। अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि को उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं देनी चाहिए। कि वाइल इंट्रोड्यूसिंग एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, बच्चों से जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें ताकि उनकी जो थिंकिंग है स्टूडेंट की वो क्या हो सके, स्टिमुलेट हो सके। जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछें। प्री टेस्ट लें ताकि उनकी जो पूर्व परीक्षण ले रहा है ताकि उनकी जो नॉलेज है उसका ज्ञात हो सके। मैनिपुलेटिव मटेरियल्स का यूज़ करना। ठीक है। प्लान द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। अब इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन का लेवल जो है अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड उससे अबव बताना। प्लान द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट बट वेल विद इन द लेवल ऑफ द क्लास। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लेवल से ऊपर होगा वो, तो दैट इज़ नॉट अ यूजफुल। ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 क्या आएगा, नॉट अ टेक्निक। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक आपकी मिक्स एबिलिटी क्लास है जिसमें जो है हर तरह के बच्चे जो है उसमें बैठे हुए हैं, जिनकी हर किसी की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जो है अलग अलग है सबका। तो कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट रहेगी आपकी। यूजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग कॉन्क्रीट, आप जो है एक्टिविटीज़ करवा के कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो हैं लेंगे, इस्तेमाल करेंगे और जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उनको एक्सप्लेन करेंगे। मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। क्लास को रीग्रुप करेंगे। पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के अनुसार कक्षा को 4 भागों में बांट दोगे आप, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन जो है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो है प्लान करेंगे गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए। एवरेज जो है पूरे हर बच्चे का जो IQ का एवरेज निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग लर्निंग प्लान करेंगे, तो प्लानिंग टीचिंग अकॉर्डिंगली। तो सबसे बेहतर है आपका जिसमें आपका बच्चा यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ वाला, कि इसमें बच्चा इन्वॉल्व भी है, ऑब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व है, तो ये आपका बेस्ट तरीका यहाँ पे माना जाएगा। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन ए साइंस क्लास द वन विद लीस्ट इसमें से सबसे कम एजुकेशनल वैल्यू वाला क्या रहेगा। मॉडल कंस्ट्रक्ट करना, मॉडल का निर्माण करना, रीडिंग अबाउट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कस करना या डिज़ाइन ड्रॉ करना। तो इसका जो सबसे लीस्ट एजुकेशन वैल्यू वाला होगा वो आपका रीडिंग अबाउट ए सिंपल एक्सपेरिमेंट आएगा। ठीक है। एंड अब ऑप्शन 2 आपका इसका ठीक होता है। अब जो है हमारा ये पेपर जो है ख़त्म होता है। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।